अतुल सुभाष बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति जो कि भारत के साइबर हब बेंगलुरु के एक कंपनी में एआई इंजीनियर थे। एक ऑनलाइन मैरिज साइट से इनकी शादी 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही इनके ससुराल वालों पर किसी न किसी बहाने से इनसे पैसे मांगने का आरोप लगा है। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन पर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, दहेज प्रताड़ना समेत 9 केस दर्ज हुए। इन केस में अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया गया। अतुल अपने खिलाफ लगाए गए इन आरोपों से लड़ते लड़ते हार गया और फाइनली उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार पत्नी और उसके परिवार वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में अतुल कह रहे हैं कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। मेरे टैक्स के रूप में दिए गए पैसों से ही कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार को परेशान करेगा, इसलिए यह सब अब यहीं रुक जाना चाहिए और इसे रोकने के लिए मुझे मरना होगा। अतुल ने न्यायपालिका और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए। अतुल के सुसाइड से देश में एक बार फिर महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानूनों के मिसयूज होने पर बहस शुरू हो गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानून कौन कौन से हैं। समझेंगे कि आखिर इन कानूनों की जरूरत क्या है। क्या वाकई दहेज कानून जैसे कानूनों का गलत फायदा उठाया जा रहा है? क्या दहेज कानून जैसे कई कानूनों को बदलने की अब जरूरत है? डेटा से समझेंगे कि कितनी महिलाओं ने इन कानूनों का इस्तेमाल किया है। ये भी समझेंगे कि इन कानूनों का मिसयूज क्यों हो रहा है। बात करेंगे कि क्या वाकई देश में पुरुष आयोग जैसी संस्था की जरूरत है। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। इन 2 केसेस को ध्यान से सुनिए। पहला मामला है अलीगढ़ का। यहां 2018 में एक शादी हुई थी जिसमें लड़की की शादी में पिता ने सोने चांदी के जेवर दिए थे, दूल्हे को मोटरसाइकिल दी थी और शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए थे। इतना होने के बाद भी लालची ससुराल वालों का पेट नहीं भरा और दहेज में 10 लाख रुपए की और डिमांड होने लगी। लड़की वाले इतना देने में समर्थ नहीं थे, इसलिए जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल पक्ष ने बहू को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी महिला ने अपने परिवार वालों को दी, लेकिन ससुराल पक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा एक दुखद घटना हो गई। 21 मई 2021 को महिला के पति, सास और जेठ ने बहू के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। क्रूरता देखिए कि जलने के दर्द से बहू की चीख किसी को सुनाई ना पड़े, इसलिए उसका मुंह कपड़े से बांध दिया गया। महिला गंभीर रूप से जल गई और उसकी मौत हो गई। महिला की 2 साल की बेटी थी। इस केस में दहेज जैसी कुप्रथा के चलते एक महिला को जिंदा जला दिया गया। हालांकि महिला की मौत के बाद कानून ने आरोपियों को सजा दी। इस केस से यह समझ में आता है कि महिलाओं को दुर्गा या काली जैसा बनाने के लिए उनको दहेज कानून रूपी खड्ग या तलवार की बिल्कुल जरूरत है, ताकि वो अपना बुरा करने वालों का नाश कर दें। लेकिन क्या होगा अगर यही तलवार किसी निर्दोष का सिर काट दे? अब दूसरे केस की बात करते हैं। इस केस में एक एफआईआर होती है। एफआईआर में कहा गया कि हस्बैंड शराब पीता था, अपनी पत्नी को जबरदस्ती पॉर्न देखने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। हालांकि जब वो इसका विरोध करती थी तो हस्बैंड उसकी आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ था कि शादी से पहले पैसे की कोई मांग नहीं की गई थी, लेकिन हस्बैंड और उसके मम्मी पापा पर दहेज मांगने और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा अगर कोई यातना या कोई हमला हुआ है तो वो दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि पत्नी द्वारा पति की सेक्सुअल डिमांड को पूरा करने से मना करने के कारण किया गया। यानी पत्नी पति की सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं कर रही थी, इसलिए पत्नी ने गलत आरोप लगाकर पर्सनल प्रॉब्लम को दहेज उत्पीड़न का मामला बना दिया। आपने दोनों केसेस सुने। पहले केस में कानून ने आरोपियों को सजा दी, वहीं दूसरे केस में इन्हीं कानूनों का मिसयूज करने का प्रयास किया गया। आखिर क्या है इन कानून में जिनसे इनका मिसयूज होता है? उन्नीस 1983 में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 498A का मकसद महिलाओं को फिजिकल या मेंटल शोषण से बचाना है। आईपीसी की धारा 498A विवाहित महिला के खिलाफ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को अपराध मानती है।
इसमें क्रूरता की डेफिनेशन भी बताई गई है। क्रूरता मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे महिलाओं को गंभीर चोट पहुंचे, या महिला की हेल्थ खराब हो, या उसकी लाइफ ही खतरे में पहुंच जाए। हो सकता है कि ऐसे कामों से वो सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाए। अगर ऐसा कोई भी काम होता है तो यह अपराध माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या कर सकती है महिला पुलिस में शिकायत कर सकती है। अगर खुद नहीं जा सकती तो कोई भी नातेदार, रिश्तेदार या कोई भी रिलेटेड व्यक्ति महिला की तरफ से शिकायत कर सकता है। हालांकि सेक्शन 498A में यह कहा गया है कि शिकायत घटना के 3 साल के अंदर होनी चाहिए। इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए क्रूरता के अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है, यानी पुलिस को मामले में शामिल व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करने का अधिकार है और इसमें शामिल व्यक्ति के पास धारा 438 CRPC के तहत अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का एकमात्र उपाय है। लेकिन अगर व्यक्ति आरोपी साबित हो जाए तो 3 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 498A के प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 84 के तहत आते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सुरक्षा देने वाला एक और कानून है और यह कानून है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। देखिए, आईपीसी की धारा 498A में सिर्फ मैरिड वुमेन को कवर किया गया है, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का दायरा इससे ज्यादा व्यापक है। यह कानून घरेलू संबंधों में शामिल सभी महिलाओं को कवर करता है। जैसे इस कानून में वाइफ, मदर, सिस्टर सबको सुरक्षा मिलती है, यहां तक कि इसमें लिव इन पार्टनर तक को शामिल किया गया है। यह सभी महिलाओं को उनके हस्बैंड, मेल फ्रेंड, रिलेटिव्स या घर के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचाता है। इस कानून में हिंसा की डेफिनेशन को भी एक्सटेंसिवली फैलाया गया है, जैसे मारना, पीटना, नीचा दिखाना, डराना, मैनिपुलेट करना, सेक्सुअल नीड्स को पूरा न करना, हमेशा डिमोरलाइज करना, अपने पार्टनर को घर चलाने के लिए पैसे ना देना या पैसे के लिए तरसाना, उसके कपड़ों या सैनिटरी पैड्स जैसी बेसिक नीड्स को जानबूझकर पूरा ना करना जैसे और भी काम शामिल है। आप कह सकते हैं कि इस कानून में फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इमोशनल, वर्बल, यहां तक कि इकोनॉमिक अब्यूज को भी शामिल किया गया है। यानी आप जो भी पॉसिबल अब्यूज सोच सकते हैं, उन सब से यह कानून महिलाओं को बचाता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के कारण अगर महिलाओं को चोट लग जाती है तो उसकी दवा का खर्च या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो मुआवजा भी दिलवाता है। कोर्ट विक्टिम को मेंटेनेंस के लिए पैसा देने का भी ऑर्डर दे सकता है। सबसे खास बात इस कानून की यह है कि इसमें मजिस्ट्रेट्स को 60 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा करना जरूरी है। और भी कई खूबियां हैं, जैसे विक्टिम को कानूनी सहायता, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं, यहां तक कि आश्रय गृह का भी प्रावधान है। भारत में अलीगढ़ जैसा केस जिसमें औरत को जिंदा जला दिया गया फिर से न हो, इसलिए इतने कड़े कानून बनाए गए हैं और दुर्भाग्य है कि इन्हीं कड़े कानूनों का मिसयूज भी होता है। हालांकि शॉकिंग फैक्ट यह है कि एक तरफ इन कानूनों का मिसयूज किया जा रहा है और दूसरी तरफ डेटा बताता है कि इन कानूनों का यूज भी बहुत कम हो रहा है। आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए दुनिया भर में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? आप मन में शायद सुनसान इलाके, खतरनाक जंगल या कोई रिमोट लोकेशन जैसे जवाब सोच रहे होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि महिलाओं के लिए दुनिया भर में सबसे खतरनाक जगह है उनका घर। जी हां, महिलाओं की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में महिलाओं के लिए घर सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि पुरुषों द्वारा मारी गई 60% महिलाओं की मौत उनके साथी या परिवार के सदस्य के हाथों हुई है। वहीं एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2017 से लेकर 2022 तक आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत कई मामले रजिस्टर हुए थे और इनमें बहुत तेजी देखी गई थी। सोचिए, 498A के तहत मामलों की संख्या में 33.9% तक की तेजी देखी गई और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 32.3% मामले ज्यादा दर्ज हुए। आपको डेटा से लग सकता है कि महिलाओं के प्रति इस ड्यूरेशन में काफी ज्यादतियां हुई हैं और इस वजह से महिलाओं ने अपने अधिकारों का खूब प्रयोग किया है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 की रिपोर्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 18 से 49 वर्ष की आयु की सभी मैरिड वुमेन्स में से सिर्फ 31.9% ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनके हस्बैंड ने घरेलू हिंसा किया है। सोचिए, केवल 31.9% यानी 1/3 से भी कम। बहुत कम संख्या है ये, लेकिन ये डेटा भी पूरी सच्चाई नहीं बताता,
क्योंकि NFHS 5 का डेटा कहता है कि हस्बैंड के वायलेंस के शिकार 80.1% महिलाओं ने कभी किसी को नहीं बताया, चुपचाप मार सह ली। केवल 11.3% महिलाओं ने ही किसी परिवार वालों से, रिश्तेदार से या दोस्त से मदद मांगी। और भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि किसी भी तरह के वायलेंस के खिलाफ मदद मांगने वाली केवल 6.3% महिलाएं ही पुलिस तक पहुंच पाई। इन डेटा से यह पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा तो खूब हो रही है, लेकिन इसकी रिपोर्ट बहुत कम हो रही है। देखिए, एक तरफ सच यह है कि आज भी समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें ऐसे कानूनों की बहुत जरूरत है, क्योंकि 2017 से 2022 तक के NCRB डेटा के अनुसार विवाह संबंधी मुद्दों के कारण 25,197 से अधिक महिलाएं सुसाइड कर चुकी हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2022 में दहेज भारत में हत्या का छठा सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा 2022 में भारत में जितनी भी महिलाओं ने सुसाइड किया, उनमें से 52.5% हाउसवाइफ थी। ये वाकई में शर्म की बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि इन कानूनों का मिसयूज भी हो रहा है। क्या आपको एक IAS टॉपर की सुसाइड याद है? 2012 में UPSC एग्जाम में देश में 14वीं रैंक हासिल करने वाले व्यक्ति थे मुकेश कुमार पांडे। ये बिहार कैडर के 2012 बैच के IAS अधिकारी थे। वो एक काबिल IAS ऑफिसर थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इन्हें काबिल और संवेदनशील अधिकारी बताया था। इन्होंने 3 अगस्त 2017 को बक्सर के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला था, लेकिन 11 तारीख को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट नहीं था, लेकिन करीबियों ने बताया कि ये पारिवारिक समस्याओं से बहुत परेशान थे। दोस्तों, अतुल सुभाष, मुकेश कुमार पांडे जैसे हजारों लोग हैं जो ऐसे कारणों से सुसाइड कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में हर साल सुसाइड करने वालों की संख्या 7 लाख से ज्यादा है और पूरी दुनिया में मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है सुसाइड। भारत की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सुसाइड करने वाले हर 10 में से 7 पुरुष हैं। साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने सुसाइड किया। इनमें से 81,063 लोग विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं। वहीं 2022 में 1,70,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने सुसाइड की थी, जिनमें से 1,22,000 से ज्यादा पुरुष थे। यानी हर दिन औसतन 336 पुरुष सुसाइड कर लेते हैं और हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। भारत में पिछले साल 1,14,485 शादीशुदा लोगों ने सुसाइड की। इनमें करीब 74% पुरुष थे। हालांकि सुसाइड करने का सबसे बड़ा कारण पारिवारिक समस्याएं हैं। 2017 से 2022 के NCRB डेटा के अनुसार विवाह संबंधी मुद्दों के कारण 21,579 पुरुषों ने सुसाइड की है। यह नंबर महिलाओं से कम है, लेकिन यह नंबर अपने आप में काफी बड़ा है। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 का डेटा कहता है कि 18 से 49 साल की उम्र की 10% महिलाओं ने कभी ना कभी अपने पति पर हाथ उठाया, वो भी तब जब उनके हस्बैंड ने उन पर कोई भी हिंसा नहीं की थी। एक डेटा यह भी बताता है कि 90% से अधिक इंडियन हस्बैंड 3 साल के रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना करते हैं। देखिए, एक धड़ा है जो अक्सर यह कहता है कि इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसाए जाने के कारण विवाहित पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि NCRB में झूठे डोमेस्टिक वायलेंस मामलों के कारण सुसाइड की कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई गई है। दूसरा, पति और उसके परिवार के सदस्यों की अग्रिम जमानत के बारे में NCRB में डेटा उपलब्ध नहीं। NCRB केवल गिरफ्तारी के दौरान के डेटा उपलब्ध कराता है, जिसमें अग्रिम जमानत और नियमित जमानत दोनों के मामले शामिल होते हैं। हाल ही में किए गए एक स्टडी के डेटा से पता चलता है कि घरेलू हिंसा से संबंधित धाराओं जैसे कि IPC 498A, 304B, 306 आदि के तहत दर्ज किए गए 72.5% मामलों में अग्रिम जमानत दी गई थी। मतलब यह है कि घरेलू हिंसा के ज्यादातर अपराधियों को गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा। ऐसे में यह कहना गलत है कि महिलाओं द्वारा अपने पतियों को गिरफ्तार करवाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अक्सर इस मुद्दे को पुरुष अधिकार बनाम महिला अधिकार बना दिया जाता है। सोशल मीडिया में एक लहर सी चलने लगती है जिसमें हर औरत को शक की निगाह से देखा जाता है। कहा जाता है कि आजकल तो औरतें ऐसा ही करती हैं, मर्दों को फंसाया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि डाइवोर्स बढ़ने का कारण महिला सशक्तिकरण है। महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख गई हैं तो होगा क्या।
शादी के बाद इन्हें अपने मन का करना होता है। पति या परिवार वाले आपत्ति करें तो महिला ऐसे कानून का सहारा लेकर फंसा देती है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। किसी पुरुष ने वास्तव में वायलेंस किया या दहेज के लिए मारा पीटा, पत्नी की मौत हो गई तो सारा पुरुष समाज भी निशाने पर आ जाता है। किसी पुरुष ने रेप किया तो सारे पुरुष समाज को ही रेपिस्ट की नजरों से देखा जाता है। जनरलाइजेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा करने से ऐसे मुद्दे अपने सॉल्यूशन से भटक जाते हैं। देखिए, सच ये है कि ये लड़ाई महिला बनाम पुरुष की है ही नहीं। हमने डेटा देखा है जो चीख चीख कर बता रहा है कि पुरुष भी मैरिज रिलेटेड इश्यूज में सुसाइड कर रहे हैं। असल में ये लड़ाई है निर्दोष बनाम अपराधी की। ये लड़ाई है न्याय की। न्याय वही है जो अपराधी को सजा दे, न कि निर्दोष को। अपनी वाइफ और उसके परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण अतुल सुभाष ने जान दे दी। क्या आपको नहीं लगता कि यहां आरोपों की जांच करने वाले की भी गलती थी? इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुई नहीं। अगर आरोपों की जांच सही तरीके से होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। गलती सिस्टम की भी थी, नहीं तो क्यों अतुल सुभाष किसी जज पर संगीन आरोप लगाते। लेकिन अतुल सुभाष की सुनने वाला कोई था नहीं। उन्हें पहले ही अपराधी मान लिया गया था। इसी वजह से पुरुषों की समस्या को समझने के लिए और समाधान के लिए अक्सर मांग की जाती है कि भारत में एक पुरुष आयोग भी बनाया जाना चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि विधि आयोग पीड़ित पुरुषों के सुसाइड केसों पर स्टडी करे और इसके आधार पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन का आदेश दे। ये अपील एक वकील महेश कुमार तिवारी ने दायर की थी। अपील में विवाहित पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा और उनमें बढ़ती सुसाइड की टेंडेंसी पर ध्यान देने की मांग की गई थी। अपील में एनसीआरबी का डेटा दिखाया गया था, जिससे पता चला कि 2021 में भारत में 81,063 विवाहित पुरुषों की मौत का कारण सुसाइड था। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि यह मामले की एक तरफा तस्वीर है। अदालत ने यह भी माना कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल पुरुषों और परिवार की अन्य महिला सदस्यों के खिलाफ किया जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी दहेज उत्पीड़न कानूनों के मिसयूज पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे डिसीजंस हैं जिनमें यह कहा गया है कि पति के कई रिश्तेदारों को अक्सर मुख्य आरोपी के साथ फंसा दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं व्यक्तिगत लाभ के लिए भी या फाइनेंशियल फायदे के लिए भी झूठे आरोप लगा देती हैं। अदालत ने कहा कि कई शिकायतों में बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाए जाते हैं या आरोप साफ साफ नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से इन मामलों में सावधानी बरतने की भी बात की है ताकि निर्दोष लोगों को बेवजह कष्ट से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी से पहले मामले की अच्छी तरीके से जांच की जाए। इसके अलावा अगर आरोप गलत इरादे से लगाए जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में पनिशमेंट की भी बात होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की भी जरूरत देश को है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।